Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, presenting you all daily current affairs covering 29th March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022. सो दिस बिल इज़ इन न्यूज़ क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया. Therefore, this entire topic becomes important for our GS paper 2 point of view under government policies and interventions. तो इस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में सबसे पहले तो हमें इस बिल के मेजर हाइलाइट्स पता होने चाहिए. अलॉन्ग विद दिस इस तरह का बिल लेकर आने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, वो क्लियर होनी चाहिए. एंड देन लास्टली विल कवर द मेजर कंसर्न्स एंड इश्यूज रिलेटेड विद दिस बिल. नाउ सबसे पहले हम जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इसके मेजर हाइलाइट्स को समझते हैं. नाउ एज द नेम सजेस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल. सो दिस बिल इज़ अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स. नाउ इस इशू को लेकर हमारे पास जो करंटली जो लॉ एग्जिस्ट करता है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920. तो इस बिल के थ्रू दी क्रिमिनल्स प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 ये बेसिकली हमारा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है 1920 इसका जो स्कोप है उसे वाइडन अप करेगा. किस तरह? ना अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 जो मेजरमेंट्स पुलिस ले सकता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन दैट ओनली अलाउज फिंगर इम्प्रेशंस एंड फुटप्रिंट इम्प्रेशंस. नाउ इस बिल के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है इट ऑथराइजेज द पुलिस टू टेक मेजरमेंट्स टू टैग दोज हु हैव बीन कन्विक्टेड, अरेस्टेड और डिटेन. तो उनको टैग करने के लिए आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं. देयरफॉर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इस बिल के सेक्शन 2 के अंदर अब ये डिफाइन किया गया है कि वो सभी मेजरमेंट्स जो कि पुलिस ले सकता है. नाउ इट कैन इंक्लूड फिंगर इम्प्रेशन, palm print impressions, footprint impressions, along with this photographs, iris and retina scans, physical and biological samples and their analysis. इसी के साथ साथ इवन बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को भी इंक्लूड किया गया है, लाइक सिग्नेचर कैसे करते हैं, हैंड राइटिंग कैसी है, इन सबको डाला गया है. और एक और चीज़ ऐड की गई है कि इसके अलावा और भी कोई एग्जामिनेशन जो कि अंडर सेक्शन 53 ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो सेक्शन 53 है ये मेडिकल एग्जामिनेशन से डील करता है ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. तो और भी अगर कोई एग्जामिनेशन पुलिस ने की है वो भी यहाँ पे इंक्लूड की जा सकती है एज द मेजरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स. नाउ इसके अलावा एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि पनिशमेंट कितनी है कि जिसके बाद की जो ये मेजरमेंट्स हैं वो की जानी चाहिए फॉर द क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन. एंड यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 है इट बेसिकली डज अवे विद द कंडीशन ऑफ एन ऑफेंस बीइंग पनिशेबल बाय एटलीस्ट 1 year और मोर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मेजरमेंट्स टू बी टेकन. तो जो पहले कंडीशन थी कि जो ऑफेंस है, जो क्रिमिनल है उसका जो ऑफेंस है उसको एटलीस्ट 1 year और मोर की इम्प्रिजनमेंट हो जिसके बाद उसकी ये मेजरमेंट्स लेनी चाहिए. इस क्लॉज को, इस कंडीशन को भी हटा दिया गया है इस बिल के अंदर. सेकेंडली दिस बिल ग्रांट्स एन एग्जेम्पशन इन द फॉर्म ऑफ मैंडेटरी कंसेंट फॉर बायोलॉजिकल सैम्पल्स. सो बायोलॉजिकल सैम्पल्स के लिए एक कंसेंट यहाँ पे आ गया है except in the cases where the accused is arrested for sexual abuse of women or children or for an offence which carries the minimum punishment of 7 years. तो ये जो mandatory consent है for biological samples ये उन accused को नहीं मिलेगा जो कि किसी sexual abuse की वजह से arrested है या फिर जिनकी imprisonment of more than 7 years की मिली है. नाउ अगर हम स्कोप की बात करें तो इससे पहले वी हैड द इंडियन प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1920 एंड अब हमारा 2022 में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल आ चुका है.
तो इस बिल के थ्रू डेफिनेटली जो स्कोप है वो वाइडन अप हो चुका है। जो इंडिविजुअल्स इसके अंदर कवर हो सकते हैं वो इंक्रीज़ हो चुका है। सो द कवर ऑफ इंडिविजुअल हैज़ इंक्रीज्ड, जिनको आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बिल, ये जो लॉ है इनको 3 कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी ऐसे लोग जो कि किसी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है उसके अंडर कन्विक्टेड हैं। कोई भी लॉ, कोई भी किसी भी टाइम कोई भी लॉ है, अगर कोई भी पनिशेबल ऑफेंस के थ्रू कन्विक्टेड है तो उसकी मेजरमेंट्स यहाँ पे की जानी चाहिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा जो सेकेंड कैटेगरी है, इसके अंदर जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ताकि वो फर्दर कोई क्राइम ना करें, उनको प्रिवेंट करने के लिए उनकी भी मेजरमेंट्स करनी चाहिए। ऐसे कोई भी जिनको रिलीज़ किया गया टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर इन मेंटेनिंग द पीस, तो उन सब के लिए जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ताकि वो इन फ्यूचर क्राइम कंडक्ट ना करें, तो उनकी मेजरमेंट्स भी यहाँ पे होनी चाहिए। Third is basically those who are arrested in connection with an offensible act. तो कोई भी जो पनिशेबल ऑफेंस है उसके कनेक्शन के अंदर जो भी अरेस्ट हुआ है बाय एनी लॉ, इवन यहाँ पे अगर कोई डिटेन भी किया गया है बाय यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो इन सब को भी आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज के थ्रू इस बिल के अंदर जो स्कोप है जो इंडिविजुअल्स का जो कि कवर किए जा सकते हैं, दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। नाउ इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें अबाउट द स्टोरेज ऑफ द डाटा, तो बिल बेसिकली जो पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स इन चार्ज हैं उनको ऑथराइज करता है। बेसिकली द पर्सन शुड नॉट बी बिलो हेड कांस्टेबल रैंक टू टेक दीज मेजरमेंट्स एंड टू रिकॉर्ड दीज मेजरमेंट्स, एंड दे शेल बी रिटेन्ड फॉर 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। तो जिस दिन वो डाटा कलेक्ट किया गया, इससे लेकर 75 ईयर्स तक जो डाटा है वो रिटेन रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो ऑथराइज किसको किया गया है? पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को, और ये ऑफिसर इंचार्ज हेड कांस्टेबल रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए, एंड इस मेजरमेंट्स को 75 ईयर्स तक रिटेन किया जाएगा। ना जो प्रेजेंट लॉ है उसके अंदर जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं स्टेशन को, उनको कवर किया जाता है। Along with this, those who are conducting an investigation and others which are not below the rank of सब इंस्पेक्टर। तो जो प्रेजेंटली जो लॉ है उसमें बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर तक आप ऑथराइज नहीं कर सकते, लेकिन इस बिल के अंदर हेड कांस्टेबल रैंक को इंक्लूड किया गया है। नाउ इस इवन अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की बात करें, इट विल बी द रिपोजिटरी ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स। जो भी फिजिकल सैम्पल्स आए हैं, बायोलॉजिकल सैम्पल्स आए हैं, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, इन सब की रिपोजिटरी कहाँ पे होने वाली है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव और द नीड ऑफ सच बिल। इस तरह के बिल, इस तरह के प्रोविजंस लेकर आने की ज़रूरत क्या है? वेल, इन प्रोविजंस के थ्रू जो मॉडर्न टेक्निक है उसे यूज़ किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो बॉडी मेजरमेंट्स हैं उन्हें कैप्चर किया जा सके और रिकॉर्ड किया जा सके। जो हमारा प्रेजेंट लॉ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, ये काफ़ी पुराना है। इट इज़ 102 ईयर्स ओल्ड, एंड इसके अंदर जो प्रोविज़न है दैट ओनली इन्वॉल्व्स टेकिंग फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स। नाउ 1920 से लेकर अब तक दुनिया भर में कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो चुकी है, एंड जो ट्रेंड है, जो क्राइम्स जो आजकल कमिट हो रहे हैं, दैट हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। Therefore, there is a need to expand the scope of the present law, and इसीलिए ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया। So it is basically the part of government's efforts to upgrade the crime solving technology with line with the global standards। जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए गए हैं, उसके साथ इंडिया की जो क्राइम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी है उसको साथ साथ में अपग्रेड करना। ना यहाँ पे हुआ क्या है, जो फिंगरप्रिंट डाटाबेस है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, आइरिस स्कैन। तो इससे डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होंगी, एंड विल ऑल्सो हेल्प इन सिविलियन वेरिफिकेशन एज वेल। ना ये जो प्रपोज्ड बिल है इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट का इंटरेस्ट है कि कंट्री के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। But then there are some concerns and issues which are related to this bill, Criminal Procedure Identification Bill 2022. पहला कंसर्न है
द लैक ऑफ क्लैरिटी। इस बिल के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ऐसा लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, एंड वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स का होना विच आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, सो दिस डेफिनेटली रेज सम क्वेश्चंस एंड सम कंसर्न्स. Like for example, the statement of object say it provides for collection of measurements for convicts and other person. बट ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है कि अदर पर्सन, मतलब एक तो कन्विक्ट हो गए जिन्होंने ऑफेंस किया है, लेकिन अदर पर्सनस की भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं. तो ये अदर पर्सन कौन होंगे, किस तरह, क्यों इनकी मेजरमेंट्स ली जाएंगी, वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है. नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड एक्यूज्ड ऑफ सर्टन ऑफेंस. ऐसा पर्सन जिनको एक्यूज भी डिक्लेयर किया गया है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. बट इट कैन बी आर्ग्यूड दैट पुलिस कुड यूज़ दिस लॉ टू एक्सपैंड इट टू द अदर्स एज वेल. तो इस लॉ के अंदर जो बाकी हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनके ऊपर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है. एंड देन बड़ी चीज़ ये है कि दिस कम्स विद कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स. नाउ इस बिल को लेकर ऑपोजिशन मेंबर्स ने यही आर्ग्यू किया कि दिस इज़ बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है. द फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू प्राइवेसी वो यहाँ पे वायलेट हो सकती है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं लेके आ सकता जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करे, वायलेट करे. तो ये एक इशू ऑपोजिशन उठा रहा है. नाउ इस लॉ को डिबेट किया जा रहा है अगेंस्ट आर्टिकल 20 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Article 20, which is a fundamental right that guarantees the right against self-incrimination. Basically, कोई भी accused person, no person who is accused of any offense shall be compelled to be witness against himself. आप पढ़ते हैं इसको अपने पॉलिटी की क्लासेस में. Article 20 हमें self-incrimination के against हमारा right प्रोवाइड करता है कि कोई भी accused person, किसी भी ऑफेंस के लिए किसी को accuse किया गया है, they cannot be compelled to be witness against himself. तो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 20 के अगेंस्ट जा सकता है. नाउ इसे लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क रूलिंग पता होनी चाहिए, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये इंपॉर्टेंट है. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क रूलिंग. इट बेसिकली रिकग्नाइज्ड right to privacy as our fundamental right, and it made it clear that any state action which infringes on this particular right, it needs to be backed by a legislation. तो काफ़ी important है. There are some other concerns as well. कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो इस बिल के अंदर जो फोकस है वो राइट ऑफ प्रिजनर्स पे भी जाता है, राइट टू बी फॉरगेटन. लेकिन जो उनकी मेजरमेंट्स हैं, जो बायोमेट्रिक डाटा है, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर 75 ईयर्स. नाउ ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है दैट देयर शुड बी नो राइट टू बी फॉरगेटन. ये काफ़ी अर्ली स्टेज में है इंडिया के अंदर. पुट्टास्वामी जजमेंट भी इसे डिस्कस करती है दैट इट इज़ अ फेसेट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी. किसी ने कोई क्राइम किया, उन्होंने उस ऑफेंस के लिए कन्विक्शन ली, प्रिजनर रहे. नाउ दिस इज़ द राइट ऑफ प्रिजनर टू बी फॉरगेटन. जो एक्ट उन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको मिल चुकी है आफ्टर दिस टू बी फॉरगेटन, लेकिन उनका जो डाटा है, उनकी जो मेजरमेंट्स हैं, वो 75 ईयर्स के लिए स्टोर रहने वाली हैं. इसको रिलेट किया जा रहा है विद दी राइट टू प्राइवेसी. देन वी हैव पुट्टास्वामी सेकेंड केस इन 2018. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार स्कीम को अपहेल्ड किया था, and it allowed the state to collect fingerprints and iris scan for welfare schemes. यहाँ पे welfare scheme एक important चीज़ है कि welfare schemes के लिए आप आधार कार्ड के अंदर जो हमारे fingerprints लिए जाते हैं, जो iris scan किया जाता है, that is allowed. Now this bill basically violates the human right provision. जैसे कि अगर हम यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स प्रोविज़न है, कहा जा रहा है कि इस बिल की कुछ प्रोविजंस उसे भी वायलेट करते हैं. तो ओवरऑल इस पूरे बिल को लेकर व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड. सी, गवर्नमेंट मस्ट बी वेरी सीरियस कंसिडरिंग कि इस पर्टिकुलर एरिया में उनकी क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है. दे शुड बी वेरी सीरियसली सी अबाउट द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ ट्रेजरी. इस तरह की लेजिस्लेशन को स्पॉन्सर करना जो कि फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकता है,
whether the House should take up such illegal legislation or not, क्या हाउस की इतनी कॉम्पिटेंस है या नहीं, इसे देखते हुए ऐसे बिल को पास करना चाहिए. सो दिस एंटायर टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट. आपके GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये इशू आता है. सो जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए, इसके ऊपर और नज़र बनाए रखें. हाइलाइट्स क्या हैं, मेजर प्रोविजंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, इस पूरे बिल के आपको पता होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल भी अगैन GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट्स अबाउट अ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन. It is about Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022. So लोक सभा ने Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 पास किया है. हमें पता होना चाहिए ये बिल क्या है, त्रिपुरा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. लेट्स अंडरस्टैंड इट. ना यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 जिसे लोकसभा ने पास किया है, ये बेसिकली 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर को अमेंड करता है. सो दिस बिल ऑफ 2022 विच हैज़ बीन पास्ड बाय लोकसभा बेसिकली अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950. Now this entire thing is happening in relation to the state of Tripura. त्रिपुरा स्टेट के लिए वी हैव अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में कुछ और कम्युनिटीज़ की को इंक्लूड करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है. तो बेसिकली इस बिल के अंदर दारलोंग कम्युनिटी जो कि कुकी ट्राइब का एक सब ट्राइब है, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर लिस्ट किया जाएगा. सो दारलोंग कम्युनिटी. सो दिस अमेंडमेंट बेसिकली प्रपोज बिकॉज जो हिली एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ में सेम कम्युनिटी के लोग विच आर रिजाइडिंग इन डिफरेंट सब ट्राइब्स, दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो कुकी को इंक्लूड किया गया था, लेकिन कुकी की जो सब ट्राइब है दारलोंग, इसे त्रिपुरा की शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लिस्ट नहीं किया गया था. इसे एनलिस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 आया है विच अमेंड्स द 1950s ऑर्डर. नाउ देयरफॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुकी ट्राइब भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. दिस इज़ द वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस्ड बाय आउटसाइड पीपल टू रेफर द ग्रुप ऑफ ट्राइब्स लाइक दारलोंग एंड लुसाई. दारलोंग और लुसाई ट्राइब्स को जो आउटसाइड लोग हैं दे रेफर टू देम एज कुकी. नाउ ये कहाँ पे रहते हैं? नाउ लुसाई ऑफ त्रिपुरा दे लिव इन जामपुई एंड शकान हिल्स इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ त्रिपुरा. They call them Mizos. ये अपने आप को Mizos कहते हैं. They never call them Lusai. क्योंकि लू जो मतलब है LU, it means head, Sai means cutting, मतलब head hunter. So इसीलिए इनको पहले head hunter की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया गया था. Therefore they never call them as Lusai, they call them Mizos. Now कुकीज़ की एक और ट्राइब है दारलोंग. सो ऑल टुगेदर त्रिपुरा में जो कुकीज़ की पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 11,674 पीपल हु आर लिविंग इन त्रिपुरा. नाउ मेनली जो कुकी ट्राइब है ये हिल टॉप्स के ऊपर रहती है एंड दे मेंटेन देयर लाइवलीहुड मेनली थ्रू झूम कल्टिवेशन, जिसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन हम कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रूट्स. इसके अलावा आजकल कुकी ट्राइब इवन प्लेन लैंड कल्टीवेशन के साथ भी कस्टम हो चुकी है. दे ऑल्सो रेयर एनिमल्स दीज डेज एंड अलॉन्ग विद दिस कुकीज़ आर वेरी एक्सपर्ट इन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. एंड लिंग्विस्टिकली देखा जाए तो इनकी जो लैंग्वेज है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुकी चिन लिंग्विस्टिक फैमिली एंड दे हैव सो मैनी क्लैन्स एज वेल. And cookies are fond of music and dance, and they do not arrange any marriage alliance outside their community. Traditionally अगर देखा जाए so Kuki tribes they were not Christians, they had faith in Lord Shiva. Besides कुछ और deities और spirits के साथ साथ mainly Lord Shiva के अंदर इनकी faith थी. But for the last 50 years majority of them have now embraced Christianity. So they have their own customary laws and village council. एंड यहाँ पे LAL लाल इस टर्म को यूज़ किया जाता है तो डोनेट द विलेज चीफ. जो भी विलेज चीफ हो गए उनके नाम से पहले लाल टर्म यूज़ किया जाता है. दिस इज़ इवन द रीज़न दारलोंग दे यूजेस लाल बिफोर देयर नेम्स.
and cookies are presently a very small tribe, and they are very in the state of socio and economically more advanced. ना क्योंकि कुकी ट्राइब न्यूज़ में रही है, साथ ही में दारलोंग, हमने इनकी सब ट्राइब की बात की है, तो आपको त्रिपुरा की बाकी ट्राइब्स के बारे में भी पता होना चाहिए. त्रिपुरा में त्रिपुरी, देबारमा, ये ट्राइब्स प्रेजेंट हैं. रियांग्स, ब्रूज काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं, न्यूज़ में रही हैं, ये त्रिपुरा में प्रेजेंट है. जमातिया, नयोतिया, उचकोई, चकमा, मॉग, लोशाई, कुकी, मुंडा, कौर, ओराम, संथल, ये भी सब यहाँ पे हैं. भूल, भूतिया, चाइमार, सरमाए, खासी, लेपचा, हलाम, ऑल ऑफ दीज ट्राइब्स आर हियर. ना यहाँ पे जो हलाम है, हलाम के अंदर भी बहुत सारे स्मॉल ट्राइबल क्लैंस हैं, एंड मैनी ऑफ दीज आर लिंग्विस्टिकली इंडेंजर्ड ग्रुप्स. नाउ लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज बेसिस पे नाउ काफ़ी कम इंडिविजुअल्स रह चुके हैं जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, तो लिंग्विस्टिकली डेंजर ग्रुप्स भी यहाँ पे हैं, जैसे कि बॉन्चर एंड कार्डबॉन्स. सो देयरफॉर क्योंकि अब त्रिपुरा के शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर एक न्यू इंक्लूजन की गई है, तो आपको त्रिपुरा की कुकी ट्राइब, दारलोंग और बाकी ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये भी न्यूज़ में रही है. रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर टोल्ड राज्यसभा दैट प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज वुड बी कंप्लीटेड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. तो इसके अंदर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 का जो टारगेट है, इसे लेकर यूनियन मिनिस्टर ने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है दैट ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज है, इट वुड बी कंप्लीटेड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Therefore, it becomes important for us to know about प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके लिए जो मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिवेशन, एंड इसका जो एम है दैट इज़ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. एंड 2022 जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, उस टाइम पे एक मिशन मोड पे इस प्रोविज़न को लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. नाउ इसका स्कोप क्या है? इसके अंदर एंटायर जितना भी अर्बन एरिया है वो कवर होता है. अर्बन एरिया में जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, कोई भी नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू बनाई गई है, विच बेसिकली फंक्शन फॉर अर्बन प्लानिंग एंड रेगुलेशन, उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया. नाउ इस मिशन के लिए, स्कीम के लिए जो फंडिंग आई है, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आया है फॉर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी एज वेल, विच विल बी इम्प्लीमेंटेड एज सेंटर सेक्टर स्कीम. अदरवाइज इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे इम्प्लीमेंट किया गया. बेनिफिशरीज़ अगर हम देखें तो इसके अंदर बेसिकली जो अर्बन पुअर्स हैं, इंक्लूडिंग दिस स्लम ड्वेलर्स, इन सब की हाउसिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई. इसके बेनिफिशरीज़ में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इन सबको इंक्लूड किया गया. जो बेनिफिशरी फैमिली है, इट शुड कंप्राइज हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन्स और अनमैरिड डॉटर्स. जो ओनरशिप है वो फीमेल मेंबर को दी जाएगी और इन अ जॉइंट नेम दिया जाएगा. नाउ इस स्कीम के जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं या फिर स्कीम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसका बेनिफिट्स लेने के लिए आधार वर्चुअल आईडी इसको मैंडेटरी रखा गया, एंड जिसके अंदर जो बेनिफिशरीज़ की डिटेल हैं उनको इंटीग्रेट किया गया. आगे बढ़ते हैं. आवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट यूनेस्कोज सिटी ऑफ लिटरेचर. सो दिस इज़ इन न्यूज़ because recently Kerala Institute of Local Administration KILA, इन्होंने प्रपोज किया that Kozhikode should be branded as the city of literature with the help of UNESCO. So Kerala Institute of Local Administration, they are planning कि ऐसी 6 places को develop किया जाए as the creative cities. इसके अंदर थिरुवनंतपुरम को सिटी ऑफ पीस का टाइटल दिया जाए, कोलम को सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोची शुड बी सिटी ऑफ डिज़ाइन, एंड देन द थ्रिसूर शुड बी सिटी ऑफ लर्निंग, एंड कन्नौर शुड बी सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक्स. तो ऐसे 6 प्लेसेस को प्लान किया गया है टू डेवलप एज क्रिएटिव सिटीज़. तो कोझिकोडे को अगर ब्रांड किया जाएगा एज सिटी ऑफ लिटरेचर, सो दिस विल हेल्प कोझिकोडे टू गेट अ ग्लोबल रीच एज वेल.
इनोवेटिव लिटरली इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं जिसमें जो राइटर्स हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज कैन कम एंड शो केस देयर राइटिंग्स। तो इसे लेकर जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको अभी री-ऐड किया जा रहा है एंड द प्रपोजल विल बी सबमिटेड इन 2023 एंड ऑलरेडी कोझिकोड कॉरपोरेशन ने प्रिलिमिनरी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं फॉर दिस प्रपोजल एंड द सिविक बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग टू हेल्प द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेग इन चेक रिपब्लिक एज वेल। जो प्रेग है उसको ये टाइटल मिला था 2014 में, तो चेक रिपब्लिक के प्रेग के जैसे प्राग जिसको हम कहते हैं, सिमिलरली केरला में कोझिकोड को ताकि सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाए, इसे लेकर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग एंड चेक रिपब्लिक ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नाउ सिटी ऑफ लिटरेचर की अगर हम बात करें, किसी भी सिटी को अगर क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर डेजिग्नेट किया जाता है, उसके लिए उस सिटी में देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच आर टेकिंग केयर ऑफ हाई लेवल ऑफ इस लिटरेरी लाइफ एंड शुड प्रमोट लिटरेचर एज वेल। Literature is supposed to play an essential part in city's life, be it given the significant support because of that. The city should be able to have the ability and should experience to organize different kinds of literary events. Appropriate level जो literary education की है वो सब यहाँ पे organize हो सके. It should be able to provide quality, quantity and diversity of literary activities. तो ये प्रपोजल हैज़ बीन डन बाय केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोझिकोड को ब्रांड किया जाए एज सिटी ऑफ लिटरेचर विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। सो दिस इज़ इट। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो लेक्चर में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।